Hi Adil, how are you? Oh, I'm really good. Thank you. So कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप आ चुकी है 2026 और आई थिंक सितंबर में एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। ऑल ओवर द स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान हैं कैसे अप्लाई करनी है कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप के लिए। अगर यूके में उन्हें स्टडी करनी है, मास्टर्स और पीएचडी करनी है फुल्ली फंडेड, Mhm. तो कैसे अप्लाई करें। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। हमने एक वीडियो बनाई थी 2 साल पहले भी जो काफ़ी स्टूडेंट्स को हेल्प करी थी, एंड आई वाज थिंकिंग इफ़ वी कैन अगेन मेक सम वीडियो फॉर 2026 Yeah, और बच्चों को स्टेप बाय स्टेप हम बता सकें कैसे अप्लाई करनी है yeah. कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप के लिए। तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल फॉर देम। Mhm. And since having you on this show, because just for our audience, ki Adil is awardee of Commonwealth Scholarship, and he did his master. आपने मास्टर्स करी University of Leeds. यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स से यूके में। आदिल पाकिस्तान से आते हैं, इन्होंने कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप ली। तो आई थिंक आदिल अपने काफ़ी एक्सपीरियंस शेयर कर सकेंगे जिससे स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो बिफोर गोइंग इनटू डिटेल्स कि स्टेप बाय स्टेप स्टूडेंट्स को अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, क्या क्या प्रोसेस होते हैं स्टेप बाय स्टेप, अगर आप एक ब्रीफ बच्चों को जरा एक्सप्लेन कर दे कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप के बारे में, तो आई थिंक देन वी कैन स्टार्ट डायरेक्टली। Yeah. So Commonwealth scholarships, इनके काफ़ी प्रोग्राम होते हैं। आई थिंक सो फर्स्ट लेट्स बी क्लियर के सिर्फ इनके पास एक मास्टर्स की स्कॉलरशिप नहीं है। दे आर 2 मास्टर्स स्कॉलरशिप, दे आर डिफरेंट पीएचडी स्कॉलरशिप। लेकिन हम आई थिंक इस सेशन में ये कवर करेंगे जो कि मास्टर्स जनरल स्कॉलरशिप जिसे कहते हैं जी। वो। एंड देन we won't cover I think PhD one, but they are also open that application. Yeah. But so there are so many different programs they have, जहाँ लोग और एक अच्छी वेबसाइट है, आप जाएं चेक कर लें एलिजिबिलिटीज़, इवन डिटेल्स में गाइडलाइंस भी उनकी होती हैं. So hopefully what we will do is like we can cover steps from starting from eligibility, documentation, फिर बाकी चीज़ें कोर्सेज वगैरह कैसे सिलेक्शन करनी है, ताकि क्योंकि अगर आई थिंक माइंड में क्लैरिटी आ जाए कि कौन से स्टेप्स हैं, देन आई थिंक सो इट विल हेल्प एवरीवन हु आर इंटरेस्टेड. या डेफिनेटली थैंक यू वेरी मच आदिल, आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपने टाइम के लिए। और आई थिंक ये वीडियो अगर हम स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर सकें तो आई थिंक बच्चों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, एंड इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम स्पेशली इंडिया एंड पाकिस्तान, बिकॉज आई एम फ्रॉम इंडिया, आदिल फ्रॉम पाकिस्तान, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। तो ऑल टुगेदर इट्स गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई गॉट दी स्लाइड्स इन फ्रंट ऑफ मी एज वेल, जो स्टूडेंट स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। जो सबसे पहली क्राइटेरिया वो जो इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ द एलिजिबिलिटी। तो स्टूडेंट्स का पहले तो ये बहुत डाउट रहता है कि आर वी एलिजिबल टू अप्लाई और नॉट। तो सबसे बेसिक आई थिंक है कि वो आपकी पहले तो आपको ये चेक करना होगा आपकी कंट्री एलिजिबल है या नहीं। Yeah. तो आई थिंक इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ और कॉमनवेल्थ पार्ट, तो वो एलिजिबल हैं। तो अगर आप Eligible इंडिया है. पाकिस्तान से हैं तो या डेफिनेटली यू कैन अप्लाई। इसके बाद आदिल एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब आप अप्लाई कर रहे हो तो उस टाइम पे आप परमानेंट रेजिडेंट उस कंट्री के होने चाहिए। जैसे कि क्या आपको इस केस का नहीं पता है कि कई बार स्टूडेंट्स इंडिया पाकिस्तान वाले जो नहीं है, वो बाहर हैं, क्या बाहर से अप्लाई कर सकते हैं कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप के लिए? आई थिंक डिपेंड करता है इस पे भी. होपफुली लाइक अगर सपोज करें मैं रेजिडेंट पाकिस्तान का ही हूँ, लेकिन मैं अगर कुछ बहुत से ज़्यादा ड्यूरेशन से बाहर रह रहा हूँ, देन आई डोंट थिंक सो यू आर एलिजिबल. सो इट्स लाइक मे बी देयर इज़ अ ड्यूरेशन दैट यू कैन चेक कि अगर प्रॉबली लाइक इट्स 1 or 2 years कि उस दौरान अगर आप 1-2 साल के लिए बाहर हैं, देन बट स्टिल यू विल कम बैक, सो स्टिल यू आर रेजिडेंट. So I think so resident, okay, you're a resident, and then if you're abroad for like longer period, then you cannot, but if you're abroad for shorter period, I think you can still apply. Okay, so जो बेसिक कंडीशन है कि यू शुड बी अ परमानेंट रेजिडेंट, Yeah, that's the main thing. दैट्स द मेन थिंग। आप इंडिया पाकिस्तान में तो परमानेंट रेजिडेंट होनी चाहिए, अगर वो हैं तो देन यू कैन अप्लाई। Yeah. उसके बाद आदिल ये जो नेक्स्ट क्राइटेरिया मेरे पास स्क्रीन पे है कि होल्डिंग अ फर्स्ट डिग्री एटलीस्ट अपर सेकंड क्लास ऑनर्स और लोअर सेकंड क्लास प्लस एन एडिशनल पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन। तो ये पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन ये उनके लिए है कि जो सेकंड मास्टर्स करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आप आपने केवल अंडर ग्रेजुएशन करा है, आपको केवल अपनी पहली पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, तो आपकी जो अंडर ग्रेजुएशन की जो डिग्री है, जो बैचलर्स डिग्री जिसको हम बोलते हैं, तो उनका मिनिमम क्राइटेरिया तो ये भी उन्होंने जो बताई हुई है कि अच्छा यूके के क्राइटेरिया के मुताबिक इट्स आई थिंक अपर सेकंड क्लास, राइट? सो अपर सेकंड क्लास इफ आई एम नॉट रॉन्ग इज लाइक 60-70, I think so it's 70%. So in Pakistan, if we have a GPA system, so if the total GPA is 4, and then if I think you have 3, so it's 3 out of 4 is 70%. So if you have 70%, I think so even it's like 60% is okay. So 60 to 70% if you have marks, then you are eligible. I think if I'm not
mistaken, I knew a few students जिनके शायद 60% marks थे. Yeah, you were still up. And they got Yeah. the Kamal scholarship. The best is like ये जो उन्होंने कहा हुआ है कि second class या upper second class different. If you're confused, just copy paste on the Google and just check it. Okay, what is the equivalent for Pakistani degree or for other countries' degree? Then you will get like either percentage in your, and then you'll be like, okay, I'm eligible. But mostly it's like 60-70% you're eligible. Yeah, the more better. Okay, yeah, obviously. और ये आपकी बैचलर्स डिग्री की रिक्वायरमेंट हो गई. आदिल, फिर अगली जो मेरे स्लाइड्स पे इन्फॉर्मेशन है कि डेमोन्स्ट्रेट दैट you cannot afford to study in UK without this scholarship. तो क्या कोई फाइनेंशियल ऐसा दिखाना पड़ता है कि you are not financially capable enough to fund your studies by your own? दिखाना तो नहीं पड़ता, but it is for those people कि आप exceptional हैं, but you are still financially, you know, there are limitations. So लेकिन ये नहीं है कि आपने कुछ डॉक्यूमेंटेशन उनको देनी है कि सी आई कैन नॉट फंड, बट आई थिंक you at the end you have to just tick some boxes and tell like yeah, you actually see this is your profile and you want this master's scholarship for your further studies, लेकिन ये है कि आप फंड नहीं कर सकते क्योंकि it's really expensive. I mean, most of the students are they cannot fund because it's very expensive, obviously, as you mentioned. So mostly students जो पढ़ना चाह रहे हैं they are eligible because based on this funding which is mentioned here. तो ये तो basics हो गया आपके eligibility criteria कि आप अप्लाई कर सकते नहीं कर सकते, and I think which we have discussed these 3-4 main things. अगर वो आप कर ले रहे हैं तो then you're eligible to apply. इसके बाद जो वेरी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई हैव ऑल्सो गॉट इन हियर इज़ अबाउट द कोर्स एंड द यूनिवर्सिटी. तो आपको मास्टर्स की पढ़ाई करने के लिए एक तो यूके की यूनिवर्सिटी होनी चाहिए और आपका कोर्स क्लियर होना चाहिए आप कौन सी कोर्स की पढ़ाई करेंगे. तो अब स्टूडेंट्स के डाउट यहाँ पे आते हैं कि सर मुझे पढ़ना तो है लेकिन कहाँ जाना है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कैसे पढ़ना है, ये नहीं पता है उन्हें. तो ये स्टूडेंट्स को पहले से डिसाइड करना होता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, या कुछ लिस्ट बनानी होती है, कांटेक्ट करना होता है और अपना कोर्स सेलेक्ट करना होता है. ऐसे एक मुझे याद है एक लाइव सेशन में एक बच्चे का डाउट ये था कि सर मैंने अंडर ग्रेजुएशन जो है पाकिस्तान में इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से करी हुई है, मैं मास्टर कर सकता हूँ क्या. तो आई थिंक यहाँ पे बच्चों को चेक करना पड़ेगा कि कौन से कोर्स के लिए वो एलिजिबल है, कौन से कोर्स अवेलेबल है एंड बेस्ड और किस यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है. तो ये बच्चे कैसे ढूंढ सकते हैं? आई थिंक पहली बात एलिजिबल तो आप सब मास्टर्स कोर्सेज जैसे आपने अभी कहा कि एज फार एज यूके की यूनिवर्सिटी है, आप ये नहीं कह सकते कि यूके से पैसे लें और इंग्लैंड न्यूजीलैंड में जाके मास्टर्स कर रहे हैं. सो आई थिंक सो यूके की किसी भी एलिजिबल यूनिवर्सिटीज़ कोर्सेज कोई भी कोर्स आप कर सकते हैं. नहीं, लेकिन वो कोर्स आपसे रिलेटेड होना चाहिए ना. कि लेकिन देन दैट यू हैव टू डिसाइड कि ओके आई डिड मास्टर्स बैचलर्स इन XYZ, but maybe now you are interested in completely different one. As far as you can justify. अच्छा, तो कर सकता है. अगर मान लीजिए किसी बच्चे ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी है, वो चाहता है कि मुझे फिलॉसफी पढ़नी है, कर सकते हैं. You can still, you have to justify because you know scholarship, like I think so we'll cover later like all the documents and stuff. If अगर उन documents में हम justify कर सकते हैं, then you can pick all the courses. And secondly, even I think we can share those links, but even इनकी कॉमनवेल्थ की वेबसाइट पे उन्होंने लिंक्स भी दिए हुए हैं कि जहाँ आप एक्सप्लोर कर सकते हैं जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके कोर्सेज़ जो हैं. फिर आप उनके कोर्सेज़ में भी हर यूनिवर्सिटी के कोर्सेज़ की वेबसाइट्स हैं, उनमें देख सकते हैं कि उनके सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, रिसर्च फैसिलिटीज़ क्या हैं, एंड देन दोस बेसिस और आपका इंटरेस्ट क्या है फिर आप थोड़ी सी लिस्ट बना लें और जो टॉप की 2-3 कोर्सेज़ हैं उसमें फिर आप उनको सेलेक्ट कर लें. डेफिनेटली. और एक पॉइंट और यहाँ पे आई वुड लाइक टू ऐड विच इज़ ऑल्सो मेंशन हियर कि जब स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं, कोर्स ढूंढ रहे हैं, तो किन पैरामीटर्स का ध्यान देना, विच इज़ मेंशन हियर एकेडमिक रेपुटेशन, फैकल्टी एक्सपर्टीज, रिसर्च फैसिलिटीज एंड लोकेशन. सो डू यू थिंक दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स? Well, it's like definitely you have to aim for the best. So for example, when I tried back जब मैं कॉमनवेल्थ के लिए अप्लाई कर रहा था, तो सबसे पहले तो मैंने देखना है कि ओके मैं इस फील्ड में मास्टर्स करना चाहता हूँ, तो उससे रिलेटेड आप फिर नैरो डाउन स्क्रीनिंग कर लेंगे और आप पिक कर लेंगे कुछ कोर्सेज और वहाँ से आपको यूनिवर्सिटीज़ भी पता. लेट्स से आई हैव 10 and then I'll be like okay I'll pick like a top 3 and top 4 based on all these things like okay university is good, facilities are good, how big is what even like not only these academic criterias but also like maybe you are interested in some city, okay maybe London is better, Manchester is not good or whatever, like you know sometimes you have to look for those facilities as well.
लोगों की चॉइस होती है कि अच्छा ये वाला सिटी ज़्यादा अच्छा है। तो मेरा ख्याल है आप जब नैरो डाउन करने लगें तो नो डाउट ये वाले क्राइटेरिया, लेकिन आप अपना भी देख लें कि आपका क्या इंटरेस्ट है, तो उसके बेसिस पे आप सेलेक्ट कर लें courses. Okay, so the next point in the same category which is mentioned over here, कि you have to contact the university, reach out the university you are interested in to gather detailed information about the program, including admission requirements, application deadline, and any additional document or test which is required. And your advice to list 3 universities. तो ये university को contact करना is important? It's, well, I think nowadays like everything is there, to be fair. If you'll pick कोई भी कोर्स आप पिक करें, किसी भी यूनिवर्सिटी भी जाएं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, courses in first semester, these courses, second these are the facilities, these are the professors. लेकिन आपको स्टिल अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग लग रही है या कोई कुछ क्लैरिफाई करना है, क्योंकि दोज एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज आर डिफरेंट। थोड़े बहुत होते हैं कि अच्छा क्या पता उन्होंने आइल्स मांगा हो, कॉमनवेल्थ नहीं मांगता, कॉमनवेल्थ नहीं कहता कि हमें आइल्स दें। तो वो एलिजिबिलिटी और कितना उन्होंने, लेट्स से इफ आइल्स इज़ देयर, सो आइल्स का बैंड क्या है, अगर वो इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही है और आपको समझ आ रही है, ऑल गुड। अगर नहीं आ रही देन या यू कैन कॉन्टैक्ट देम एंड आई थिंक दे विल रिप्लाई, like you can clarify, you can ask them, okay, you know, I'm going to apply for this scholarship, and I'm a little bit confused in this criteria, so but it's not necessary. Also I would like to add here कि student बहुत बार इस doubt में रहते हैं कि समझ में नहीं आ रहा, किसी एजेंसी के थ्रू अप्लाई कर लेते हैं। I think it's if you have done undergraduate की डिग्री है आपके पास, it's not a very complicated process. IT के ज़माने में आपको वेबसाइट पे जाना है, all information is there. जैसे आप जाइए वहाँ पे चेक करिए, पढ़िए, समझिए, और सारी मेंशन हो क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, then I think you can apply. Nowadays I think my take on this is like nowadays there's too much information. Yeah. The problem is to narrow it down and just pick like little bit कि कौन सी जाके information आप जो है ना चेक करें, क्योंकि कॉमनवेल्थ को आपको बहुत information मिल जाएगी। और इसी तरह कोर्सेज पे भी। लेकिन मेरा नहीं ख्याल, जैसे आपने कहा कि एजेंसीज के पास जाना कोई ज़रूरत है, आपने बैचलर्स किया हुआ, आपको पता है कि आपने क्या करना है, बस ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, थोड़ा उसको नैरो डाउन करें, थोड़े से सेलेक्ट करें और क्लियर माइंड कर लें, दोस्तों से पूछ लें, इसी तरह किसी से गाइडेंस ले लें अगर कोई कन्फ्यूजन है। लेकिन इट्स बेस्ट लाइक यूनिवर्सिटी को कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं, इवन आप कॉमनवेल्थ वालों को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको कॉमनवेल्थ कमीशन, किसी को कॉन्टैक्ट कर लें अगर कन्फ्यूजन है। Yeah, I've also got one more information here, students, कि your advice to list 3 universities and courses that you think are the most appropriate for your studies. तो आप प्रेफरेंस के बेसिस पे जब फॉर्म फिल करते हैं तो आप प्रेफरेंस डाल के ये 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें you would like to study, तो at least try to get as more university in your list and top 3 priority के बेसिस आप कर सकते हैं, बेसिस पे सेलेक्ट कर लें। ठीक है। तो Adil, this been about the eligibility and the selecting the universities and the course. Now the very important thing is the preparation of documents. कि अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे वो आपको प्रिपेयर करने होंगे, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स से बड़े डाउट्स आते हैं, सर ये मेरे पास नहीं है, ये क्या ज़रूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, तो दैट वी कैन डिस्कस हियर नाउ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द इन्फॉर्मेशन विच आई हैव गॉट इज़ द एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स एंड सर्टिफिकेट्स। तो आपने जो अंडर ग्रेजुएट की डिग्री ली है उसकी, तो यहाँ पे भी कई लड़कों बच्चों के डाउट्स ये आते हैं कि एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है, एक फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट होता है, तो व्हाट डू यू थिंक? आई मीन, लेकिन सपोज करें अगर मैंने डिग्री कर ली है तो मेरे पास अभी ऑफिशियली डिग्री नहीं मिली, बट आई हैव ट्रांसक्रिप्ट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट, सो आई कैन जस्ट यूज दोस। सो ज़रूरी नहीं है कि अभी मैं वेट करूँ कि डिग्री नवंबर में मिलेगी। मे बी कुछ यूनिवर्सिटीज़ में कन्वोकेशन होता है, उसमें वो डिग्री प्रॉपर डिग्री देते हैं, लेकिन ट्रांसक्रिप्ट आप पहले ही 6 मंथ पहले लें तो वो यूज़ कर लें। एंड इवन आई थिंक इट्स नॉट अ बिग डील। इवन इससे भी अगर मैं एक स्टेप ज़्यादा जाऊँ कि अगर आपके पास थोड़ा सा लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट्स रहता है, लेकिन आप लेटर एक ले लेते हैं यूनिवर्सिटी से कि आप मतलब ठीक है यू आर गोना कंप्लीट इन 1 मंथ, रिजल्ट्स अब नहीं आए लेकिन आ जाएंगे कुछ देर तक, तो आप वो लेटर यूज़ कर सकते हैं। तो इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल के एज़ फार एज कुछ ज़ाहिर बात है, अभी आप अगर 8 सेमेस्टर में 7 सेमेस्टरों के आपके पास ट्रांसक्रिप्ट्स हैं ना, तो आप वो यूज़ कर लें। इट्स नॉट, आई थिंक से सिर्फ ये है कि आप अगर 1 साल रहता है आपकी डिग्री को कंप्लीट करते हुए, वो आप नहीं कर सकते। बाकी आप अगर क्लोज टू हैं तो थोड़े प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स लगा लें, कुछ लेटर यूनिवर्सिटी से ले लें जिसमें आप उन्होंने लिख के दे दिया हो कि अच्छा कंप्लीशन हो जाएगी। लेकिन ये नहीं है कि आपको फाइनल, मतलब कुछ डॉक्यूमेंट होने चाहिए आपके पास, यूनिवर्सिटी विल कंसीडर इट। या Okay, that's well said.
Then we have got the very important thing is references. So students need references. So I think तीन चाहिए होते हैं, तीन references चाहिए होते हैं. तो वो students पूछते हैं किन से ले सकते हैं, किन से नहीं ले सकते हैं. तो I think university जहाँ से पढ़े हुए हैं professors वहाँ ले सकते हैं. बेस्ट वही होता है कि आप वहाँ से ले लें, कहीं काम किया है अगर. हाँ, ये बच्चों के बड़े क्वेश्चन आते हैं कि सर मैंने अंडर ग्रेजुएशन के बाद मैंने 2 साल का इंडस्ट्री में काम किया है, वहाँ से लें, वहाँ ले सकते हैं. हाँ क्यों नहीं. आई थिंक मैंने भी 1-2 यूनिवर्सिटी से लिए होंगे, लेकिन मेरा ख्याल मैंने भी काम किया था इंडस्ट्री में, तो वहाँ से भी मैंने लिए थे. तो आप 2 वहाँ से यूज़ कर लें, 2, लेकिन ये नहीं है कि आपने सारे यूनिवर्सिटी से लेने हैं या फिर सारे आप कंपनी से ले लें. एज फार एज लाइक आप रेफरेंस दे सकें 3, और उसमें भी उन्होंने एलिजिबिलिटी बताई हुई है कि उसमें वो क्या चाहते हैं कि जो भी रेफरी है उसने बस कवर करने हैं कुछ टॉपिक्स. अगर वो टॉपिक जो है वो कवर कर रहा है और वो कोई इंडस्ट्री से ही है, डजंट मैटर. ओके, मतलब या रिकमेंडेशन में वो मेंशन करता है कि आपको जानते हैं, आप कैसे जानते हैं, क्या प्रोफेशनल रिलेशनशिप क्या है, और ये डिटेल भी है. आई थिंक सो ये हम भी शेयर कर देंगे, लेकिन ये डिटेल भी आपको मिल जाएगी कि ओके वी नीड 3 रेफरेंसेस, और रेफरेंसेस में हम ये देखना चाहते हैं. तो मेनली यही चीज़ें होते हैं कि ओके दिस इज़ हाउ आई नो फॉर द लास्ट 2-3 years इज़ गुड इन दिस. सो बेसिक चीज़ें होती हैं, लेकिन वो भी उन्होंने एलिजिबिलिटी बताई हुई है. तो आपने वो लेट्स से 4 पॉइंट्स हैं, तो वो 4 पॉइंट्स अगर लेटर कोई भी दे दे और उसमें वो कवर हो रहे हैं, वो इंडस्ट्री में हो जाए या फिर वो बेस्ट है कि इंडस्ट्री और एकेडमिया, ये ना हो कि आप किसी, क्योंकि कुछ स्कॉलरशिप्स होती हैं वो एक्सेप्ट करते हैं कि सपोज आप अपने कोलीग से भी ले सकते हैं जो इंडस्ट्री में काम किया, लेकिन आपका एक कोलीग है जिसके साथ काम किया, वो भी आपको दे सकता है. सीनियर है थोड़ा सा, लेकिन इट्स नॉट लाइक कि कंपनी डायरेक्ट दे रही है. लेकिन आई थिंक कॉमनवेल्थ में भी चेक करना पड़ेगा कि अगर वो अलाउ है या नहीं, लेकिन बेस्ट यही है कि आप यूनिवर्सिटी से लें और ओवरऑल किस जो कंपनीज में काम करते हैं उनसे ले लें. ठीक है, तो डिग्री सर्टिफिकेट, ट्रांसक्रिप्ट्स हो गए, रेफरेंसेस हो गए. तीसरी जो ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं और बच्चे बहुत डरते हैं ये करने से, दैट इज़ आइल्स. पहले तो क्वेश्चन ये होते हैं क्या सर आइल्स देना ज़रूरी है, और क्या बिना आइल्स के हो सकता है. तो जो इन्फॉर्मेशन अभी हमारे पास है, if English is not your first language, you will need to provide proof of English language proficiency, either IELTS or TOEFLs. इसमें भी कुछ ऑप्शंस रहे हैं कि आई हैव हर्ड कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ माफ़ कर देती हैं, लेकिन वो भी डिपेंड करता है कि आपकी जो स्कूलिंग हुई है वो कौन से बोर्ड से हुई है. कुछ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज करती हैं, कुछ नहीं करती हैं. तो ये डिपेंड करता है आई थिंक कि आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं उनकी क्या रिक्वायरमेंट है. लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में आइल्स की ज़रूरत पड़ेगी. आई थिंक इसमें भी ये है कि जो कॉमनवेल्थ है वो तो नहीं मांगता. लेट्स बी क्लियर, कॉमनवेल्थ नहीं कहता कि अच्छा आपने ये एप्लीकेशन सबमिट करनी है और आइल्स होगा तो देन यू आर एलिजिबल. एलिजिबिलिटी हमने ऑलरेडी कवर की है कि उसमें नहीं है इस तरह का कुछ भी. देन यूनिवर्सिटी आ जाती है जहाँ आप एडमिशन लेंगे. तो वो मांगते हैं ऑब्वियसली, लेकिन उसमें भी जैसे आपने मेंशन किया कि वो कभी कभी वो कहेंगे कि अच्छा आप अभी अपनी यूनिवर्सिटी से लेटर भी हमें लेके दे दें तो देन इज़ फाइन. बट मेजॉरिटी नाउ डेज दे आस्क फॉर आइल्स. लेकिन फिर आई थिंक लेटर ऑन द रोड यू नीड फॉर वीज़ा एज वेल. सो आपको एट द एंड ऑफ द डे देना तो पड़ेगा ही. अगर आपका कंट्री जो है उसकी फ़र्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, और आई थिंक दे भी देना चाहिए बच्चों को. मेरा पर्सनल एडवाइस ये है कि इतना डरने की ज़रूरत नहीं, आइल्स दे देना चाहिए. और इट्स ईजी टू बी फेयर. बच्चे क्यों डर रहे होते हैं ना, या आसान है, हो जाता है. आप ट्राई कर लें, दे दें थोड़ा सा, उसमें भी डर के ना दें, क्योंकि डरेंगे तो डरने का. और आई थिंक इंडिया पाकिस्तान में इंग्लिश इज ऑलमोस्ट अ सेकेंडरी लैंग्वेज, तो बोली जाती है, पढ़ी जाती है. यू नीड लाइक आई थिंक सो समटाइम्स 5.5 6 इफ आई एम नॉट रॉन्ग 6.5. या बहुत सारी यूनिवर्सिटी कम स्कोर पे भी 5.5 आई थिंक मिनिमम. बट लेकिन वही बात है कि आप डरें ना, आप जस्ट आइल्स दे दें साइड पे. लेकिन ये नहीं है कि आपने एप्लीकेशन, स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन भी सबमिट कर दें, लेकिन यूनिवर्सिटी को के साथ चेक करते रहें. अगर उन्हें आइल्स चाहिए, क्या पता अगर वो लेटर एक पे मान जाते हैं देना, वो यूज़ कर लें. लेकिन अगर बाद में आपने वीज़े में आपको चाहिए तो अभी दे ही दें तो अच्छा है. 10 पर्सनल एडवाइस के दे दें, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें. ओके, दैट्स वेल सेड. सो आफ्टर दैट द नेक्स्ट वन इज CV, सर्कुलम विटे. तो उनको अपनी एक प्रोफाइल बनानी है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन करें अपनी पढ़ाई के बारे में, सारी डिटेल्स. वन ऑफ द डॉक्यूमेंट आई थिंक सो. वो आप आई थिंक CV तो बच्चे बना लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज personal statement. So now here, what information I've got over here is that in the personal statement, you have to write a well-crafted personal statement explaining your motivation for pursuing the program, career aspirations, and how the Commonwealth Scholarship will contribute to your goals.
इट्स ऑलरेडी क्लियर टू बी फेयर. सो तो वही है कि सीवी तो इजी थी. अभी ये पर्सनल स्टेटमेंट है एंड देन वी विल कवर डेवलपमेंट जो स्टेटमेंट्स मांगते हैं. लेकिन पर्सनल स्टेटमेंट में भी वही है, जैसे वो चाहते ये हैं कि आप उन्हें बताएं कि सी आई एम एट दिस स्टेज ऑफ द करियर और मुझे लगता है कि अगर मैं ये मास्टर्स कर लूँगा, पहली बात है क्यों मैं करना चाहता हूँ, एम, मोटिवेशन, और फिर अगर करूँगा तो देन इट विल बेनिफिट मी, माई करियर, बट आल्सो माई कंट्री, माई होल लाइक फ्यूचर गोल्स. तो ये चीज़ें आप अगर कवर कर लें और थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी बता दें कि अच्छा आई वर्कड इन दिस इंडस्ट्री इफ़ यू डिड, या फिर अगर नहीं भी किया तो बैचलर में या अंडर ग्रेड डिग्री में कोई प्रोजेक्ट वगैरह किया वो कवर कर लें. सो इट्स 1 पेज 1.5 पेज आई थिंक सो मैं 1000 वर्ड्स मैक्स आराम से एक पर्सनल स्टेटमेंट बन सकती है जिसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन आ जाए. और पर्सनल स्टेटमेंट के बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग है इज डेवलपमेंट इम्पैक्ट स्टेटमेंट. So in development impact statements, you have to academic professional background details and justification why the study aligns with the development themes which Commonwealth has provided. तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये बच्चे बड़ा परेशान होते हैं ये कैसे लिखनी है, क्योंकि यही तो मैं आई थिंक सो मेन ऑब्वियसली लेटर आई थिंक हम ये भी कवर करेंगे कि वो जब एवेलुएट करते हैं एप्लीकेशन को वो किस बेसिस पे करते हैं. आई थिंक मेरिट देखते हैं, स्ट्रेंथ वगैरह देखेंगे स्टेटमेंट्स की. तो पर्सनल स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट डेफिनेटली इट्स लाइक हैव वेटेज. तो इसमें भी ये है कि बहुत अच्छा अभी तो इन्होंने कर दिया कि इन्होंने सेक्शंस बना दिए हैं, 4 सेक्शंस आई थिंक. तो उसमें भी वो स्टेप बाय स्टेप कवर करते हैं कि सी लाइक वी हैव दीज 4 थीम्स. तो आप कौन से थीम में है, लेट्स से साइंस एंड इंजीनियरिंग है तो आप कहेंगे अच्छा उसमें भी कोई अगर उनका एक थीम है तो वो थीम कैसे रिलेट हो रहा है. फिर सपोज करें पाकिस्तान को अगर हम लें या कोई भी कंट्री को, तो आप अपनी फील्ड से रिलेटेड कवर कर सकते हैं कि देखें दीज आर द इश्यूज, डेवलपमेंट इश्यूज लाइक सस्टेनेबल डेवलपमेंट और व्हाटएवर. सो देन इफ आई विल डू दिस स्टडीज, फर्दर स्टडीज, आई विल कम बैक हाउ that things can change and how I can contribute. So I think the good thing is like वो 4 sections हैं, उसमें भी उन्होंने points बनाए हुए हैं कि क्या each में चाहिए. लेकिन overall वो देखना यही चाहते हैं कि ये जो हमारे थीम है उसके साथ आप कैसे रिलेट कर रहे हैं, कंट्री को कैसे बेनिफिट करेंगे. तो पर्सनली तो चले होंगे तो ये कोर्स वगैरह ये जो आपने पिक किया है ये कैसे लिंक कर रहे हैं आप वापस आ. तो ओवरऑल आपने यही एक पिक्चर उनको देनी है. और वो भी अभी आसान है क्योंकि 4 सेक्शंस बने हुए हैं, तो आपने छोटे छोटे पैरास में लिख देना कि अच्छा दिस इज़ हाउ आई विल डू इट. That's yeah. और also students आपको बता दूँ अगर in case if you want to write your development impact statement or personal statement and you are struggling with it, so मेरी प्रोफाइल जो mentor meet पे है उसके मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और वहाँ पे you can contact me and I can help you writing your personal and development impact statement. तो ये 3 steps थे मेजर जो हमने डिस्कस किए हैं. और अगले 3 steps जो नॉमिनेटिंग एजेंसी, सिलेक्शन प्रोसेस एंड सबमिशन, वो हम पार्ट 2 वीडियो में आपको बताएंगे. तो प्लीज़ कंटिन्यू वॉचिंग और थैंक यू फॉर लिसनिंग.